आपके 2 जनरेशन में जो आपके बाबा थे, वो हिंदुस्तान के, भारत के बहुत बड़े नेता थे। उसके बाद आपके पिताजी रहे, अब तीसरी बार आप हैं, तीसरी जनरेशन आप हैं। कितना फायदा मिलता है आपको पॉलिटिकल करियर में? फायदा दो तरह से मिलता है, हम नहीं भागेंगे। पहला फायदा एक मिलता है कि आपको इनिशियली शुरुआती दौर में ब्रेक जल्दी मिल जाता है। लेकिन दूसरा चीज क्या है कि जब आप ऐसे परिवार से आते हैं जिसका इतिहास रहा है, इतिहास सिर्फ आजादी के बाद नहीं, मंत्री के रूप में नहीं, आजादी से पहले 1942 के आंदोलन में भी हमारे बाबा आंदोलन में थे, जेल गए। हमारा पूरा परिवार उनसे पहले, पूरा हमारा खानदान जो है आजादी की लड़ाई में देश के लिए लड़ता रहा। एक लीडर की अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर लीडर की एक अपना आइडियोलॉजी होता है, एक अपना एम और ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा पार्टी का आइडियोलॉजी होता है। लीडर को पार्टी की आइडियोलॉजी को ज्यादा सर्वोपरि रखना चाहिए या अपनी आइडियोलॉजी को ज्यादा सर्वोपरि रखना चाहिए? देखिए, अगर आपकी अपनी आइडियोलॉजी है तो आप जिस पार्टी में जाएंगे बेसिक आइडियोलॉजी उसका वो होना चाहिए, तभी आप जाके एडजस्ट कर पाइएगा। अगर आपकी अपनी आइडियोलॉजी एक्स है, राइट माइंडेड आदमी है, और आप लेफ्ट पार्टी में चले गए तो आपको मन नहीं लगेगा वहाँ। तो आदमी को उसी पार्टी में जाना चाहिए जहाँ पे उसका मन लगे, काम करने में मन लगे। और आइडियोलॉजी 100% अगर मैच नहीं भी करता हो। पनपट के तीसरे एपिसोड में ऋषि मिश्रा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे वक्त दिया। थैंक यू। ऋषि मिश्रा जी, आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जाले के पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी इलेक्शन आने आने को है। जिस क्षेत्र से आप लड़ना चाह रहे हैं इलेक्शन, वो कौन सा क्षेत्र है और आप उस क्षेत्र के लिए आगे क्या सोच रहे हैं, क्या विजन है आपका, क्या लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच में, ये हमारी जनता को बताते हुए चले। देखिए, ऐसा है, इलेक्शन लड़ना ना लड़ना मेरे हाथ में नहीं, हाईकमांड को फैसला करना है। जाले विधानसभा से जो हम लोगों का रिश्ता है वो आज का रिश्ता नहीं है। हमारे पापा 1990 में पहली बार चुनाव लड़ने यहाँ आए। 5-6 चुनाव वो लड़े, 2 चुनाव मैं लड़ा। लेकिन हमारा रिश्ता जाले विधानसभा से चुनाव का नहीं रहा है। लोगों को पता नहीं है। जहाँ आप बैठे हैं, हमारी फूफी पीसी का घर है। 1967 में उनकी शादी यहाँ हुई थी। तब से हमारा रिश्ता, खून का रिश्ता, जाले विधानसभा मुरीखा गांव से है। इसको लोग जानते नहीं है। चुनाव लड़ने की इच्छा है, कहाँ से लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा इसका फैसला तो भाई हाई कमांड को करना। बिल्कुल। ये आपके पॉलिटिकल करियर को जानने से पहले आपकी जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से किया आपने? देखिए, शिक्षा के बारे में पूछ रहे हैं, बड़ा यार गलत सवाल पूछ दिए, क्योंकि पढ़ने लिखने में हम लोगों को मन नहीं लगता था। अच्छा। विकास विद्यालय रांची में है। जी। क्लास 1 से 4 तक तो पटना में थे। ठीक है। इसके बाद 4th से 10th तक विकास विद्यालय रांची में हॉस्टल में हम लोग रहते थे। पढ़ते कम थे, खेलने में बड़ा मन लगता था। अच्छा। क्योंकि विकास विद्यालय में एक चीज़ था कि आपको खेलने के लिए कोई कोई ऐसा खेल नहीं है, कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जो वहाँ पे नहीं था। फुटबॉल फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट तो सब जगह होता है, बास्केटबॉल सब जगह होता है, वॉलीबॉल सब जगह आपका होता है। सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था? हम तो भाई ओपनिंग बैट्समैन रहे। बैट्समैन रहे। हमको बैटिंग करने में, भाई क्रिकेट में बड़ा मज़ा आता था, और कभी-कभार ऑफ स्पिन भी किया करता था, अच्छा। लेकिन बैटिंग करने में बड़ा मज़ा आता था। कौन सा क्रिकेटर आपको बहुत ज्यादा पसंद है? हम लोग के टाइम में तो भाई कपिल देव जो थे, अच्छा। उस समय वो स्टार थे, ऑलराउंडर थे, और उनकी जो बैटिंग थी, उनकी बैटिंग को देख के बड़ा मज़ा लगता था, अच्छा लगता था, क्योंकि वो एग्रेसिव थे। और उस वक्त एग्रेसिव होना बहुत कम लोग हुआ करते थे, रिचर्ड्स हुआ करते थे। लेकिन इंडिया में जो है कपिल देव, बैटिंग के चलते, और उनका जो आउटस्विंग हुआ करता था, क्या लाजवाब वो आउटस्विंग करते थे। आज के मौजूदा क्रिकेटर में बेहतरीन प्लेयर आपको कौन लगता है? धोनी मुझे पसंद है। धोनी पसंद। धोनी मुझे पसंद है सिर्फ खेल के लिए नहीं, खेल के अलावा उनका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, उससे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। पॉलिटिक्स में कुछ हेल्प मिलती है खिलाड़ियों हेल्प, से? जी। इच्छा तो होती है। इच्छा मतलब कि मैं सोचता हूँ कि राजनीति में भी कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, जो आदमी खिलाड़ी होगा और खेला होगा अपने समय में, वो इंसान ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि टीम के साथ जब आप खेलते हैं तो आप टीम मैन हो जाते हैं। तो मेरी भी, मैं सोचता तो हूँ कि राजनीति में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो, बिल्कुल। टीम के रूप में हम काम करें, लेकिन बड़ा मुश्किल है। आज का जो माहौल है उसमें बहुत मुश्किल। तो 4th तक की तो आपकी स्कूलिंग सुनाओ, उसके आगे की स्कूलिंग थोड़ा और बताइए। विकास विद्यालय में मैंने बोला, मैं 10th तक वहाँ से था। 11th 12th के लिए मैं फिर चला गया एपीजे नोएडा,
वहाँ से 12th करके कॉलेज फिर भगत सिंह से किया। अच्छा। तो स्कूल का टाइम जो था, दैट वाज़ द बेस्ट टाइम। कोई ऐसी स्टोरी स्कूल की जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग हो आपकी लाइफ? इंटरेस्टिंग, अब बच्चे भी सुन रहे होंगे। बिल्कुल। 8th में, 9th में दुर्गा पूजा का छुट्टी था। छुट्टी के बाद हम लोग गए। तो हम लोग वहाँ जब हॉस्टल में पहुँचे तो अचानक पता चला कि एग्ज़ाम है। अच्छा। हफ्ते दिन बाद एग्ज़ाम है और इधर कुछ तैयारी नहीं। एक तो ऐसे भी पढ़ने में मन नहीं लगता था, खेलने में ज़्यादा मन लगता था। तो कुछ बदमाश बच्चे थे वहाँ पे, उसमें से मैं तो बदमाश नहीं था लेकिन उनके साथ रहता था। अच्छा। सबने प्लान किया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, एग्ज़ाम को हाँ। पोस्टपोन करना चाहिए। उसी समय क्या हुआ कि स्कूल ने फ़ी कुछ हाइक कर दिया था। अच्छा। एनुअल फ़ी जो था कुछ हाइक हो गया। तो यही हम लोग का बहाना मिला और हम लोग ने जम के स्ट्राइक किया अच्छा। और पूरा हॉस्टल में, उसमें बाकी बच्चे नहीं हुआ करते थे, सारे सारे हॉस्टलर्स थे। 8-9 सब थे, सारे हॉस्टलर्स थे। स्कूल जाना हम लोग बंद कर दिए। उसके बाद हंगामा हुआ, तोड़-फोड़ हुआ, कहानी है। मतलब पॉलिटिक्स में दिलचस्पी उसी वक़्त से थी, स्कूलिंग लाइफ़ से ही थी। पॉलिटिक्स में नहीं थी, मस्ती में थी। मस्ती में। राजनीति में तो बाद में, उस समय जब मैं ज़्यादा मस्ती में विश्वास रखता था, खेलने में विश्वास रखता था। कॉलेज लाइफ़ आपने कहाँ से शुरू किया? भगत सिंह में कॉमर्स अच्छा, में कॉमर्स। मशीन था, अब डीयू में, और वहाँ का कॉमर्स बहुत अच्छा हुआ करता था। मतलब अभी भी है वहाँ पे शहीद भगत सिंह साउथ कैंपस का कॉलेज है, वहीं पे मेरी कॉलेज है। कॉलेज में थोड़ा-सा जाके सीरियस हुए। अच्छा। कॉलेज के साथ-साथ एनआईटी शुरू हुआ था। जीएनएनआईटी कोर्स शुरू हुआ था 3 साल का, तो साथ में वो भी किया। ऋषि सर अगर अभी पॉलिटिकल लीडर नहीं होते, तो क्या होते? बिज़नेसमैन होता, बिज़नेस ऑलरेडी कर रहा हूँ, अच्छा। तो बिज़नेसमैन होता, सोशल वर्क करते होते। सोशल वर्क में, क्योंकि समाज के लिए कुछ करने का मेरे मन में हमेशा रहता, और इधर-कधर कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं। आजकल सर एक सोशल वर्क को लोगों ने ये बना लिया है कि अगर सोशल वर्क करना है तो पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है। क्या सोशल वर्क करने के लिए पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है? सोशल वर्क, अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, सोशल वर्क भी एक माध्यम है, राजनीति भी एक माध्यम है। सोशल वर्क से अगर आप में एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, अगर आप ईमानदारी से करते हैं, अगर आप अपने एनजीओ के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बहुत लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप में, लेकिन उसके लिए लगना पड़ेगा, बिल्कुल। ऑनेस्टली लगना पड़ेगा, आप कर सकते हैं। राजनीति भी एक तरह से सोशल वर्क ही है। राजनीति को एक माध्यम है, जो आप सत्ता के माध्यम से समाज के लिए आप कुछ बेहतर कर सकें। वो एक माध्यम तो ज़रूर है। पॉलिटिक्स में आने का कब सोचा आपने? पॉलिटिक्स में पापा के साथ जब हम पटना में रहने लगे, तो पापा ऑलरेडी एमएलए थे यहाँ पे जाले के। तो उनको हम देखा करते थे और जाले के काफ़ी लोग आया करते थे पटना, क्षेत्र के लिए, अपने काम के लिए। उनसे इंटरेक्शन होता था। बहुत सारे लोग जाले विधानसभा में ऐसे मिलेंगे आपको, जो मुझे आज भी मेरे घर के नाम से मोनू बाबू करके बुलाते हैं। अच्छा। मोनू मेरा घर का नाम है। बहुत सारे लोग, सीनियर लोग जो हैं उस समय जो पापा से मिलने आते थे, आज भी हमको मोनू करके बुलाते हैं। आज भी कार्यकर्ता मोनू भैया बोलते हैं या ऋषि भैया बोलते हैं? नहीं, जो यंग लोग हैं, आप जैसे लोग जो हैं, वो तो मेरा घर का नाम जानते नहीं है मोनू। जी। लेकिन जो पुराने लोग हैं, उनसे अगर आप मिलिएगा, जी। तो मोनू बाबू ही बुलाएँगे हमको। अच्छा। और उनको देख के इंटरेस्ट तो जागा था, लेकिन पापा एक राजनीति में थे, विधायक थे, चुनाव लड़ते थे, तो बैकरूम जो काम हुआ करता था, वही मैं किया करता था। इंटरेस्ट तो था, लेकिन 2011-12 के बाद ऐसा माहौल बना, जिसमें मैं एक्टिवली राजनीति में आ गया। कई बार होता है ना सर कि जैसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं, वो डायरेक्ट किसी सडनली जो है वो इलेक्शन में आ गए और फाइट करने लगे। उसी तरीके से कोई आपके साथ कुछ हुआ कि नहीं सडनली प्लान बन गया कि चलो अब इलेक्शन में जाना है? सडनली प्लान नहीं बना। देखिए, राजनीति में आने की मेरी मेरी इच्छा ज़रूर थी। पापा नहीं चाहते थे। पापा नहीं चाहते थे कि अब कोई फैमिली से राजनीति में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। घर वाले भी नहीं चाहते थे। लेकिन 2011-12 में राज्य की राजनीति में माहौल ऐसा बनने लगा। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे नीतीश जी। जी। उनकी इच्छा थी कि हमारे परिवार से कोई एक व्यक्ति उनकी पार्टी को जॉइन करे। अच्छा। तो आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि बहुत कम लोग होंगे
जो ट्रैक सूट में, ट्रैक पैंट और शर्ट में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मिला। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक बार उनसे मेरी मिलने की इच्छा थी, तो अचानक मैं एक्सरसाइज कर रहा था, जिम में था, तो उनके ऑफिस से फ़ोन आ गया कि मुख्यमंत्री जी अभी आपसे मिलना है। जी। हम बोले अभी तुरंत? बोले हाँ, आप वहाँ पे तुरंत पहुँचिए। पहुँच तो गया, फिर मैं जाता घर चेंज करता, मैं उसी टाइम ट्रैक लग जाता। पैंट और शर्ट में पहुँच गया मुख्यमंत्री आवास। मुख्यमंत्री जी ने पूछा ये क्या? हुँ। तो हमने उनसे कहा था कि सर आपके माहौल ने जो आपने जो बढ़िया किया है बिहार का, अब इंटरनेशनल ब्रांड के जिम भी पटना में खुल गया है। तो अच्छा, मुख्यमंत्री जी खुश हुए। तो वो चाहते थे कि मैं पार्टी जॉइन करूँ। अच्छा। तो मुख्यमंत्री जी ने ही मुझे पार्टी जॉइन करवाया। 2013 में ऐसा माहौल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से वो अलग होने लगे। उससे कुछ डिफरेंसेस था। वो नहीं चाहते थे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, ये भी फैक्ट है। अच्छा, नीतीश जी नहीं चाहते थे कि 2013 में माननीय मंत्री जी नहीं चाहते थे मोदी जी देश के मुख्यमंत्री के ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनका चेहरा आगे किया जाए। अच्छा, इसलिए उन्होंने खाना भी कैंसिल कर दिया था, थाली भी छीन ली थी। तो 2012-13 में फिर जब मैं उनसे मिला तो बोले पार्टी ज्वाइन करिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि पापा को भी बोलिए कि इस्तीफ़ा दे देंगे। तो मेरी पापा से बात हुई, पापा बोले नहीं ठीक है, मुख्यमंत्री चाहते हैं तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो पापा ने इस्तीफ़ा दे दिया, विधायक थे जाले के। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि जाइए अब पापा जी उस वक़्त जाले से कौन-सी पार्टी से विधायक थे? भाजपा से थे, भाजपा से थे। बीजेपी से थे और लेकिन बीजेपी उस समय चेंज हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी 2012 से पहले आइडियोलॉजी उनका इंटैक्ट था, वो जो समय जो आज का आइडियोलॉजी उस समय भी था। लेकिन जो टॉप नेता जो थे, वो अलग थे। माहौल अलग था बीजेपी का, विकास पर विश्वास करते थे, जुमलेबाजी पर विश्वास नहीं करते थे, काम पर विश्वास लेकिन अब तो उसके बाद पापा इस्तीफ़ा दिए, हम यहाँ से चुनाव लड़े, जीते। नहीं सर, ये होता है कि एक लीडर की अपनी आइडियोलॉजी होती है। हर लीडर की एक अपना आइडियोलॉजी होता है, एक अपना एम और ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा पार्टी का आइडियोलॉजी होता है। लीडर को पार्टी की आइडियोलॉजी को ज़्यादा सर्वोपरि रखना चाहिए या अपनी आइडियोलॉजी को ज़्यादा सर्वोपरि रखनी चाहिए? देखिए, अगर आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, तो आप जिस पार्टी में जाएँगे, बेसिक आइडियोलॉजी उसका वो होना चाहिए, तभी आप जाके एडजस्ट कर पाइएगा। अगर आपकी अपनी आइडियोलॉजी एक्स है, राइट माइंडेड आदमी है और आप लेफ्ट पार्टी में चले गए, तो आपको मन नहीं लगेगा वहाँ पे। तो आदमी को उसी पार्टी में जाना चाहिए जहाँ पे उसका मन लगे, काम करने में मन लगे और आइडियोलॉजी 100% अगर मैच नहीं भी करता हो, तो 70% मैच करना चाहिए। और बेसिक आइडियोलॉजी जो कोर जो आपके अंदर है, अगर आप कहीं न कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, तो ग्रोथ आपका नहीं। नहीं होता। बिल्कुल। मैंने अपने राजनीतिक करियर में छोटा-सा राजनीतिक करियर है, आइडियोलॉजी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जनता दल यू मैं उस समय मैंने जॉइन किया, जब वो भाजपा से अलग हुए। कांग्रेस में गया क्योंकि जनता दल यू वापस भाजपा के साथ चली गई अच्छा। और कांग्रेस छोड़ा मजबूरी थी और राष्ट्रीय जनता दल में हूँ क्योंकि मुझे अपने अपने जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन पर विश्वास है। राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर आइडियोलॉजी है, सेकुलरिज़्म, उस पर मुझे विश्वास है। आप जैसे स्कूल में रहे होंगे तो स्कूल में अपने क्लासमेट से एक कंपटीशन होता है कि यार हमें मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए, उससे कैसे आ गया? ऐसा मार्क्स का हमारा कभी कॉम्पिटिशन नहीं रहा उस रेस। नॉर्मल बच्चों में तो होता है। ना, ना, नंबर कितना आएगा उस रेस में हम तो कभी थे ही नहीं। हाँ, स्कूल टीम में जाना है उस रेस में हम ज़रूर थे। उस रेस में जब थे तो जब नॉर्मल या स्कूल में ही ले लीजिए, स्पोर्ट्स में ले लीजिए कि हमें उससे बेहतर करना है। हुँ। ऐसे ही जब आप एक बार विधायक रह चुके हैं आप, कभी किसी दूसरे स्टेट के विधायक से या किसी दूसरे विधानसभा के विधायक से आपकी मुलाकात होती थी। अब वो बताता अरे यार मैंने अपने विधानसभा ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। तो कभी एक ऐसी टिच रहती थी कि नहीं मुझे इससे अच्छा करना है मुझे अपने विधायक विधानसभा के में? लिए विधायक के रूप में काम करने के लिए किसी और को खोजने की ज़रूरत नहीं थी। पापा ने जो काम किया था जाले विधानसभा में, मेरे लिए आइडियल वही है। विकास के नाम पर क्षेत्र के लोगों से कैसे जुड़ा जाता है, क्षेत्र का विकास कैसे किया जाता है, उसके लिए हम कहाँ इधर-उधर खोजते हैं। पापा थे, पापा भी उस समय एक्टिव रहते थे और पापा जो जिस तरह से काम करते थे, उनको देख के हम लोग सीखते थे। नहीं सर, ये है कि आजकल लीडर बहुत शिकायत करते हैं कि हम वो कहते हैं कि हम काम तो बहुत किए,
लोगों के लिए बहुत काम किए, पॉलिटिकली बहुत काम किए, बहुत हर चीज़ में काम आए। लेकिन जब वो इलेक्शन में जाते हैं और फिर जब मुकद्दर बनने वाला होता है, वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, वो कहाँ चूक जाते हैं आप लोग? ये हम लोग नहीं चूकते। देखिए, राजनीति में अगर आप विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, तो विकास करना चाहिए। लेकिन चुनाव का हार-जीत बहुत सारा फैक्टर होता है, उस पे लोग वोट करने चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि विकास पर वोट होना चाहिए। पापा भी जो जाले की स्थिति थी जब 1990 में पहली बार यहाँ से विधायक हुए, ऐसे-ऐसे गाँव हैं, मस्सा बगल में है आपका। जी, औरतें साड़ी उठा के नदी क्रॉस करती थी। अच्छा। 1990 मतलब सोच लीजिए, ये हाल था विकास का, रोड नहीं मिलता था यहाँ पर। पापा जब एमएलए बने, विकास यो यहाँ पे काम शुरू किया, एमएलए फंड बहुत कम हुआ करता था। हाँ, सरकार के पास पैसा कम हुआ करता था। बिल्कुल। अलग-अलग पार्टियों के सांसदों से, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद से पैसा ला-ला कर जाले विधानसभा में बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उन्होंने काम किया था। तो हमको इधर-उधर कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए आइडियल काम के लिए हैं पापा हैं। आपके लोग बता रहे थे कि अभी सर जाले से इलेक्शन लड़ेंगे मेबी या आएँगे। क्या विज़न है आपका इस बार जाले के लिए? क्या यूनिक आप करना चाह रहे हैं या कुछ तो होगा सर? देखिए, जाले के लिए उस समय भी जो मुझे 14-15 महीने का समय मिला कि गाँव का विकास होना चाहिए, पंचायत का विकास होना चाहिए। वो तो बेसिक चीज़ है, वो उस पे तो काम होगा ही। यूथ के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। यूथ के लिए उस वक़्त भी मेरी इच्छा थी, जैसे कि हम खेलते थे, तो एक बढ़िया स्टेडियम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, क्योंकि युवा ही हमारा फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है। बिल्कुल, अगर उसको हम लोग बेसिक चीज़ नहीं देंगे, बढ़िया स्कूल होना चाहिए। बिल्कुल, बढ़िया स्कूल का मतलब ये नहीं, बिल्डिंग नहीं, शिक्षक अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल। स्टेडियम बढ़िया होना चाहिए। गाँव में, पंचायत में एक ऐसा जगह हो, जहाँ पे कोई युवा जाके बैठ के पढ़ना चाहे, देश दुनिया को देखना चाहे। इंटरनेट हो, वहाँ पे बुक्स हों, अखबार हों, खेलने के लिए चेस हो, कैरम बोर्ड हो। एक ऐसा जगह मिले, जहाँ पे युवा चाहे कोई भी व्यक्ति उस पंचायत का जाए, वहाँ पे 2 घंटा बैठना चाहे, अच्छे काम के लिए, तो ऐसी जगह मैं चाहूँगा कि हर एक पंचायतें बनें। ये हम चाहते हैं, मन से चाहते हैं। लेकिन ये है सर जब शिक्षा की बात आती है तो आपके नेता कहते हैं कि जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो हमने बहुत ज़्यादा शिक्षा में बहाली निकाली। लेकिन शिक्षा में बहाली नो डाउट बिहार में बहुत आया। लेकिन एक तबका है जो ये शिकायत करता फिर रहा है कि भई दूसरे स्टेट में अगर वैकेंसीज़ आती हैं, तो दूसरे स्टेट वालों को 10% मिलता है, कि 10% सीट उनके लिए है। लेकिन बिहार में जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जनरल लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि सारे स्टेट के बच्चों को लाके भर दिया गया। तो वो देखिए, बच्चे शिकायत कर रहे हैं। शिकायत तो सब जगह है। एक चीज़ समझ लीजिए, केसी यादव 2020 के जब चुनाव में आए थे, वो एक एजेंडे के साथ आए थे। उसमें एक था रोज़गार, सरकारी नौकरी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, तो 10 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे। सरकार तो हमारी बनी नहीं, बिल 5-6 विधायक हमारे कुछ कम हो गए। लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें 17 महीनों का मौका मिला। जब उन्होंने काम किया, तो जो मुख्यमंत्री बोलते थे 2020 में कि सरकारी नौकरी के लिए ये पैसा कहाँ से लाएगा? उन्होंने कहा कि बाप के यहाँ से लाएगा। वो जब हमारी सरकार बनी, तेजस्वी यादव ने एक साथ गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। आप जिस बात की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे राज्य पे लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। झारखंड भी गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप इंडिया में हैं, जब आप एक राज्य हैं, तो राज्य में 10% आपको बाहरी स्टेट्स के लिए भी देना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाए, तो हमारे जो बिहार के लोग जो हैं, जो बाहर जाके सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या हो? तो आपको तो दोनों तरफ से देखना पड़ेगा ना। अगर बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हम भी तो यही चाहते थे कि 100% हमारे लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है। अब कोर्ट से ऊपर कौन? बिल लेकिन सर ये भी है ना कि अब आगामी विधानसभा का इलेक्शन होना है। आपकी सरकार अगर बच जाती है बिहार में, तो आप ये स्टूडेंट्स को ये आश्वासन देंगे कि हाँ भाई डोमिसाइल हम लगवा देंगे? डोमिसाइल के लिए ही तो कोर्ट में गए थे झारखंड वाले। उसी नीति के विरोध में झारखंड सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।
अब कोर्ट के फैसले को हम कैसे ओवररूल कर देंगे? लेकिन सर ये बिहार के नौजवानों को तो एक बहुत नुकसान नहीं पहुँचाएगा। 90% तो हमारे ही लोग हैं। बिल्कुल, 90% बिहार में जो जो भी सरकारी नौकरी है, 90% तो हमारे ही लोग काम कर रहे हैं। 10% क्योंकि नियम ऐसा है, उसमें आपको करना पड़ेगा। लेकिन हमारी इच्छा एक पर बिहारियों को तो तो हटा दिया ना सर आपने। कम से कम देखिए, एक चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा नेता तेजस्वी, कम से कम आप जैसे लोग और बाकी लोग नौकरी पर तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे पहले कौन कर रहा था? इस चीज़ को आप लोग एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि बिहार के राजनीति में सरकारी नौकरी आज के दिन में एजेंडा बन चुका है। बिल्कुल। और एजेंडा बनाने वाला कौन? तेजस्वी यादव। इस चीज़ को कम से कम एप्रिशिएट करिए। अब उसमें 19-20 है, हमारी सरकार बनेगी तो हमें कोशिश करेंगे। शिक्षा पे ही बात हो रही है सर। एक एक सवाल और भी आता है, जब हम यहाँ आ रहे थे तो लोगों ने कहा पूछने के लिए आपसे कि अगर आपकी सरकार बनती है बिहार में, बहुत सारे बिहार के अंदर बहुत सारी स्कूल और बहुत सारी कॉलेजेस ऐसे हैं सर आज भी, जो अनुदान पे चलते हैं और एक लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं, बूढ़े हो गए, लेकिन उनको तो अभी ग्रांट परमानेंट मिलता है। ग्रांट तो मिलता है उनको। ग्रांट मिलता है। तो अब वो लोग चाह रहे हैं कि भाई परमानेंट हो जाए, हमारी सैलरी पर मंथ आती रहे। कई बार आश्वासन दिया जाता है सरकार की हमारे तरफ से नेता ने कहा कि है, आप हमारे नेता ने तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको भी देखेंगे और जिन लोगों को 6 साल का ड्यूज़ है, 8 साल का ड्यूज़ है, उन सबको भाई हम लोग देखेंगे। हम तो देखिए, कम से कम एक चीज़ तो आप लोग को मानना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव जो बोलता है करता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे सरकारी नौकरी, हम देंगे। हमने दिया, 17 महीने का मौका मिला, हमने सरकारी नौकरी दी। अब वो कह रहे हैं कि जितना भी पेंशन है, ₹400 मिलता है, उसको हम करेंगे 2500। महिलाओं को, जो भी महिलाएँ गाँव में रहती हैं, गरीब हैं, उनको ₹2500 महीना देंगे। उनका अधिकार बनता है क्योंकि इतनी महँगाई है, और उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कहीं न कहीं तो वो कंपनसेट करिएगा। बिल्कुल। तो हम हर एक चीज़ को देखेंगे, जो ऐसे शिक्षक हैं, उनके लिए भी हम सोचेंगे। ये सब बातें तो बहुत हो गई सर, अब आपके फैमिली बैकग्राउंड पे चलते हैं। फैमिली बैकग्राउंड सर, आप अपनी जनरेशन के सेकंड थर्ड थर्ड जनरेशन है आप थर्ड जनरेशन। पॉलिटिक्स के अंदर। आपके 2 जनरेशन में जो आपके बाबा थे, वो हिंदुस्तान के, भारत के बहुत बड़े नेता थे। उसके बाद आपके पिताजी रहे, अब तीसरी बार आप हैं, तीसरी जनरेशन आप हैं। कितना फ़ायदा मिलता है आपको पॉलिटिकल करियर में इसका? फ़ायदा 2 तरह से मिलता है। हम नहीं भागेंगे। पहला फ़ायदा एक मिलता है कि आपको इनिशियली शुरुआती दौर में ब्रेक जल्दी मिल जाता है। अगर आप चुनावी राजनीति में हैं, तो आपको फर्स्ट ब्रेक आपको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन दूसरा चीज़ क्या है कि जब आप ऐसे परिवार से आते हैं, जिसका इतिहास रहा है, इस इतिहास सिर्फ़ आज़ादी के बाद नहीं, मंत्री के रूप में नहीं, आज़ादी से पहले 1942 के आंदोलन में भी हमारे बाबा आंदोलन में थे, जेल गए थे। हमारा पूरा परिवार उनसे पहले, पूरा हमारा खानदान जो है, आज़ादी की लड़ाई में देश के लिए लड़ता रहा। तो वो जो हमारा बैकग्राउंड है, उसके लिए भी हमको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। कम से कम मेरी कोशिश इतनी रहती है कि हमारे परिवार का जो इज़्ज़त है, जो लोगों के मन में श्रद्धा है, उसको कम ना करें। अगर हम आगे ना बढ़ा सके, तो उसको कम से कम मेंटेन कर लेंगे, तो वही मेरे लिए अचीवमेंट होगा। ये तो होता है। फर्स्ट ब्रेक आपके लिए ईज़ी है, लेकिन साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपने खानदान के नाम को बचा के रखना। हर सिक्के की 2 पहलू होती है सर। एक तो आपका बैकग्राउंड है, तो एक चीज़ लोगों को दिखती है अच्छी-अच्छी है। एक पहलू ये भी है, जो इतनी बड़ी लेगेसी है, उसको बचा पाना, ये कितना बड़ा बोझ लगता है आपको? बोझ नहीं लगता है, चैलेंज लगता है। बोझ क्यों रहेगा? जब मैं सोच चुका हूँ कि राजनीति करनी है, एक्टिवली राजनीति करनी है, इलेक्शन लड़ना है, तो बोझ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने खानदान के नाम को हर एक व्यक्ति के लिए, अगर आप भी हैं, आपका भी जो खानदान है, आप भी चाहते हैं कि उसका इज़्ज़त को मेंटेन करके रखें। जी। तो हर एक बेटा को, हर एक पुत्र का फ़र्ज़ बनता है कि अपने खानदान की इज़्ज़त को बना के रखे, बचा के रखे। अगर हो, तो उसको और आगे ले जाएँ। वही मेरी कोशिश होती है। मैं अपनी जनता को बता दूँ कि ललित नारायण मिश्रा जी के पोते हैं ऋषि मिश्रा सर। ऋषि मिश्रा सर
ललित नारायण मिश्रा जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो अभी क्योंकि नई जनरेशन को नहीं पता है कि उन लोगों का क्या योगदान रहा, कैसे रहा और क्या था उनका जो पॉलिटिकल करियर, उनसे आपने क्या सीखा और क्या चीज़ है उनकी जो अधूरी रह गई जिसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? हम भी नहीं देख पाए उनको। जी, ऐसा है, हम भी लोगों से सुनकर, पढ़कर जो घर में बातें होती है उसी से उनके बारे में मैं भी जाना। लोग उनको जानते हैं कि मंत्री थे, रेल मिनिस्टर थे, सांसद रहे। 1952 में पहली बार वो सांसद बन गए सहरसा से, 2 बार वहाँ से सांसद बने। 1962 का चुनाव हार गए। उस समय भी वो मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर थे, डिप्टी मिनिस्टर थे। 72 में आके रेलवे मिनिस्टर बने। सारा काम किया, कोसी का जो विकास है, कोसी में काम किया, मिथिलांचल के लिए काम किया। बाढ़ जो कोसी की आती थी, कोसी मिश्रा के लोग मिल के रूप में लोग उनको हाउस में बोला करते थे। जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, नेहरू जी उनको कोसी मिश्रा बोलते थे। क्योंकि बाबा इतनी बार कोसी के बाढ़ के लिए बोला था, वहाँ हाउस के अंदर बोलते थे, उनका नाम रख दिया गया था कोसी मिश्रा। सवाल जो एज़ अ मिनिस्टर, एज़ अ सांसद जो उन्होंने किया, वो सबके सामने है, वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन वो बड़े सिर्फ़ मंत्री के रूप में नहीं थे, बाबा एक बड़े इंसान थे। बहुत लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उस वक़्त के लोग होंगे, अगर आप उनके पास जाइएगा, तो लोग उनको हर एक व्यक्ति के पास उनके बारे में कोई ना कोई एक अच्छी कहानी होगी। मैं आपको 1-2 छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे दूँ। ज़रूर। 1992-93 में ट्रेन से मैं कहीं जा रहा था, सफ़र कर रहा था, जॉर्ज साहब सामने थे। तो जॉर्ज साहब ने कहा, तो बातें होने लगी, तो उनको पता चला कि भाई ललित इनका पोता है, ललित बाबू का पोता है, विजय मिश्रा का बेटा है। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। बोले कि 1973 में रेलवे स्ट्राइक हुआ अच्छा, और जॉर्ज साहब रेलवे स्ट्राइक के नेता थे। बाबा थे रेल मंत्री। तो उत्तर प्रदेश में किसी शहर से उनको अरेस्ट करवा लिया गया। 8-10 दिन, 15 दिन बाद वो अरेस्ट हो गए। एक तरफ अरेस्ट करा के जॉर्ज साहब जेल गए। दूसरी तरफ बाबा ने अपने स्टाफ को भेजा जॉर्ज साहब के घर कि जाओ, देखो कि उनके घर में किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो जाके उसको दूर करो। अच्छा। तो ये जो इंसानियत है, अगर 1973 आज 2025 कहाँ से हम कहाँ आ गए? आज एक नेता बता दीजिए जो अपने पार्टी का तो छोड़ दिए, बाहर का तो छोड़ दीजिए, अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के नेता के लिए ऐसा सोचता हो, ऐसा करता हो। आज तो आप देखिएगा लोकसभा के अंदर आमने-सामने लोग नहीं बैठते हैं और क्या-क्या बातें करते हैं। इतना लेवल नीचे जाएगा, लोग सोच नहीं सकता था। इसलिए एक एग्ज़ाम्पल मैं वो दे रहा हूँ कि वो मंत्री ही नहीं, एक इंसान बड़े थे। फातमी साहब से पूछिएगा, जी, आप तो रहते हैं यहीं पे दरोंगा में रहते हैं, यहाँ फातमी साहब से मिलिएगा। फातमी साहब भी कहानी सुनाएँगे, कैसे उनका एडमिशन करवाया। क्या है स्टोरी बताएँ? अब फातमी साहब के पिताजी वकील थे। 1971 का जो लोकसभा का चुनाव था, तो वो बाबा का साथ नहीं दिए थे, अपोज़िशन में थे। जो थी दूसरी पार्टी थी, उसका वो साथ दे रहे थे। 73 वगैरह में, 72 में या 73 में जब फातमी साहब को एडमिशन चाहिए था, तो फातमी साहब के जो अब्बू हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया, बोला कि जाइए आप दिल्ली जाके मिल लीजिए, ललित नारायण मिश्रा जी से मिल लीजिएगा। फातमी साहब भी 2-3 दोस्तों के साथ गए वहाँ, चाय-पानी, नाश्ता-वाश्ता सब कराया, चिट्ठी लिया, देखा अच्छा तुमको एडमिशन चाहिए, कुछ बोला कि तुम लोग आए हो तो कुछ रख लो और दिल्ली घूमो। अच्छा, 2-3 दिन ये लोग फिर दिल्ली घूमे, फिर जब बोले कि अब चलना चाहिए वापस अब आपको दरभंगा, तो फिर गए बाबा के पास बोले घूम लिए? बोले हाँ, ठीक है, जा रहे हो वापस दरभंगा? हाँ, चले जाओ, ये लो और ट्रेन का टिकट करवा दिए। फातमी साहब गुस्सा में, ये क्या तरीका हुआ? अब्बू गए थे और कुछ बात भी नहीं की उसके बारे में, कहाँ कराना है, कैसे होगा, नहीं होगा, कब होगा, नहीं होगा। जब फातमी साहब वापस दरभंगा आ गए, 3 दिन बाद इनके यहाँ फ़ोन आ जाता है कि आपका फलाना जगह एडमिशन हो गया, आप चले जाइए। अच्छा, तो ये सब चीज़ें जो तो ये एक इंसानियत है। बिल्कुल। जो व्यक्ति आज के दिन में मैं अपने आप पे ले लूँ, चुनाव होगा और जो व्यक्ति मेरा विरोध करेगा, उसके बाद भी मैं हम उसका सपोर्ट करेंगे बड़ा मुश्किल लगता है हमको। लेकिन उस वक़्त ऐसा हुआ करता था, उस समय ऐसा माहौल था, जो मुझे लगता है कि अफ़सोस है।
घर की बात एक मैं छोटी सी बता देता हूँ, जी, जी। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं बाबा के बारे में, मेरी माँ एक सिंपल फैमिली से आती है। इंडियन ऑयल में अकाउंट्स ऑफिसर थे हमारे नाना जी, अच्छा, इनेबल बेगूसराय। माँ जब शादी होके गए दिल्ली, उस समय बाबा, उस समय उनका रॉब था। इंदिरा जी घर पे बुलाई थी, शादी के बाद जो है इंदिरा जी के घर पे ही पार्टी हुआ, माँ वहाँ भी गई। पॉट में टी बनता है, लीफ का टी जो है पॉट में बनता है। तो माँ तो को तो खाई था कि उबाले और दूध चीनी दिए, चाय तैयार। लेकिन पॉट वाला चाय कैसे बनेगा, बाबा बैठ के माँ को सिखाए, ये कौन जानता है। हुँ, नाना जी जब जाते थे मिलने के लिए माँ से, तो बाबा बिजी होते थे, लेकिन सुबह और शाम, रात, सुबह का नाश्ता और रात का खाना बाबा मेरे साथ, मेरे मेरे जो थे नाना जी, उनके साथ बैठ के टेबल पे खाते थे। ये वो रिश्ता निभाते थे। तो उससे हमको एक ही चीज़ समझ में आता है कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी पद पे होइए, इंसानियत और रिश्ता नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, अपना कल्चर को नहीं भूलना ये चाहिए। नहीं भूलना चाहिए। सर, ये भी है कि ये है कि जो एक हादसा हुआ समस्तीपुर के अंदर और आपके दादाजी का देहांत हुआ, हम लोगों की विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति। बड़े नेता में से एक थे भारत के। उसके बाद आप लोगों पे क्या असर पड़ा और क्या हुआ था, कुछ अगर आप जानते हो? अब क्या हुआ वो तो सबको पता है कि स्टेशन पे, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट में इंजर्ड थे, अच्छा, स्पॉट नहीं था। अच्छा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी भी वहीं पे थे, वो भी इंजर्ड थे। और उन लोगों को रेलवे जो मंत्री का जो ट्रेन होता है, उन लोगों को पटना ले जाया गया, दानापुर आर्मी हॉस्पिटल में इलाज हुआ जी। और उनकी देहांत नहीं हुई। बाकी जांच हुआ, अभी भी कोर्ट में मामला है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कई तरह की बातें हैं उस पर। लेकिन फैमिली पे असर उसका गलत हुआ। बाबा का जो इमीडिएट फैमिली थी, वो टूट गया। हम, मैं तो था ही नहीं, लेकिन जो मेरी थी दादी, पापा, मेरे जितने भी चाचा हैं, मेरी जो दीदी थी, बिखर गए सब। बिखर गए इन द सेंस कि जब अचानक किसी परिवार में इस तरह का हादसा होता है, तो जो सब जगह होता है वो इस परिवार के साथ हुई हुआ। लेकिन मेरी दादी जो थी, दादी बहुत स्ट्रांग लेडी थी। वो एजुकेशन लेकिन में के तो उनका बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन शी वाज़ अ स्ट्रांग लेडी। वो मजबूती के साथ, और जो बोलती थी बेबाक बोलती थी, और वो मजबूती के साथ परिवार को बांध के रखी। चला, स्ट्रगल रहा। बेसिकली उनके जाने के बाद आपको आश्चर्य होगा, हमारे परिवार से 1975 के बाद आज तक कोई मंत्री नहीं हुआ। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, उनके जो छोटे भाई थे वो हुए, उनके जो लड़के हुए हैं वो मंत्री हैं आज के दिन में। बाबा के इमीडिएट फैमिली में पापा इतने दिन राजनीति में रहे, सांसद रहे, एमएलए रहे, एमएलसी रहे, मंत्री कभी नहीं रहे। हमेशा ऑपोजिशन की राजनीति की, हमेशा स्ट्रगल में रहे। आज 10 वर्षों से, 12-13 वर्षों से मैं एक्टिव राजनीति में हूँ, हमेशा विपक्ष में, और जो काम है वो कर रहे हैं। ललित नारायण मिथिला मिथिला विश्वविद्यालय आपके बाबा के नाम पर है। अभी जो वो स्टेटस है इस विश्वविद्यालय का, आपको नहीं लगता कि जितना दिन इस विश्वविद्यालय के हो गया, इसका स्टेटस कुछ और होना चाहिए था? और ये अगर आपको इन फ्यूचर मौका मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय के ये सिर्फ मिथिला यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था पे जब आप बात करते हैं ना, तो आपको पूरे राज्य में जो स्थिति है शिक्षा की, बेहतर नहीं है। लिए? बिल्कुल। आप स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक आप कहीं चले जाइए, शिक्षा के नाम पे शून्य बट्टा सन्नाटा। अब लोग बोलते बहुत कुछ हैं, लेकिन काम अगर आप जब देखिएगा, बिल्डिंग चमकना, एसी लग जाना, कुर्सी टेबल बढ़िया हो जाना, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन जब आप शिक्षा व्यवस्था पे आप जाते हैं, शिक्षकों पे जो जाते हैं, स्टूडेंट्स के से आप जाके मिलिए, आप एक
छोटा-सा काम हम आपको देते हैं। जो बच्चे पहले के वहाँ के होंगे, उनका आईक्यू लेवल देख लीजिए और जो लोग पिछले 5 साल, 7 साल के वहाँ से निकले हैं, उनका आईक्यू लेवल देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है उसमें। तो शिक्षा व्यवस्था पे जो हम हमारे नेता ने कहा है, हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर कैसे हो, उस पर हम लोग काम करेंगे। आपको एक चीज़ लोगों को नहीं पता है, 1990 से 2005 तक हमारी सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। उस समय जो शिक्षक बहाल हुए थे, बीपीएससी के माध्यम से हुए थे। बिल्कुल। जी। उस समय जो स्कूलों में पढ़ाई थी और उसके बाद 2007-8 में जब जनता दल यू और भाजपा एनडीए सरकार ने जो शिक्षकों की बहाली करी, क्या फ़र्क है? आप शिक्षक को खाली नाम के नाम पर कि भाई हमने बहाली करी, ऐसे ही जो गाँव के मुखिया जी जो होंगे वो जाके जी। शिक्षक बनाएँगे, जाके देखिए ना क्या करता है सब। साइकिल बाँट दीजिएगा कि हम बच्चियाँ स्कूल आ रही हैं, अरे हाज़िरी बनाना स्टूडेंट नहीं है। साक्षरता और शिक्षक में और शिक्षा में फ़र्क है। आप साक्षर मत बनाइए बच्चों को, शिक्षित करिए, उसी की लड़ाई हमारी है। हम लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, साक्षर नहीं। बिहार की एक सबसे बड़ी समस्या है सर, यहाँ से मज़दूर बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं और सप्लाई स्टेट हैं हम, और सताए हुए स्टेट है, सही बात। सप्लाई स्टेट है। सप्लाई स्टेट है। हाँ। लेकिन अब ये है कि सर दूसरे स्टेट में जब जाते हैं, तो बिहार के लोगों को जिस नज़रिए से देखा जाता है, शायद आप भी परिचित होंगे उससे। अब बिहार के लोग इस बात पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई तो नेता आए हमारे यहाँ, कोई तो ऐसा आए जो हमें बिहार में ही रोक ले। क्योंकि बिहार के अंदर जो कला है वो दूसरी जगह तो उसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, लेकिन उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है। तो 2025 में जो जो बात आप बोल रहे हैं, 2025 में लोगों के पास मौका है। कि अगर वो चाहते हैं कि बिहार में ही लोग रहें, यहीं के यहाँ के बच्चे यहीं ज रहें और बाहर नहीं जाना पड़े, तो 2025 में सबके पास मौका है। तेजस्वी यादव पर एक बार विश्वास तो करिए। आपने 20 साल किसी को मुख्यमंत्री बना के रखा है। आपको लग रहा है कि इनसे नहीं हो रहा है, तो एक बार हम तो एक चांस माँग रहे हैं ना तेजस्वी यल के लिए। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के लिए एक मौका माँग रही है और हम विश्वास क्योंकि इन्होंने किया है, उस विश्वास पर माँग रहे हैं। 2020 में इन्होंने कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे। जब हम थे सरकार में हमने करी, तो हम जब बोल रहे हैं कि हम सरकारी यहाँ पे रोज़गार और देंगे, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम करेंगे। एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जिस एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है उसको हम यहाँ लाएँगे, हम यहाँ खोलेंगे। तो आपने सबको मौका दे दिया। हम तो 5 साल माँग रहे हैं एक बार। एक बार इस युवा नेता को दीजिए और जो भी प्रॉब्लम है आपका राज्य का जो हमारा सपना है, हम भी तो सपना देखते हैं। ये 35 साल का युवा, उसको 5 साल राजनीति में करनी है। अगले 40 साल तक बिहार की राजनीति हम रहेंगे, ना रहेंगे, आप रहिएगा, नहीं रहिएगा, अगले 40 साल तक बिहार की राजनीति तेजस्वी यादव के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। या तो आप उनके साथ हैं या आप उनके विरोध में हैं, लेकिन राजनीति होगी तेजस्वी यादव के नाम पर। तो वो व्यक्ति अगर जिसको अगले 40 साल तक राजनीति करनी है, वो क्यों धोखा देगा? वो उनको आप एक मौका दीजिए, वो काम करके दिखाएँगे जिससे कि अगले 35-40 साल तक उनको मौका मिलता रहे। हम तो लोगों से एक ही अपील करना चाहेंगे, भई सबको देख लिया, अब आप इतिहास भूगोल भूल जाइए, एक मौका तेजस्वी को दीजिए। अगर कोई सर अपना फ्यूचर पॉलिटिकल करियर में देखता है, तो उसे अपना एम्बिशन लेके आना चाहिए या मिशन लेके आना चाहिए? एम्बिशन भी होना चाहिए, मिशन भी होना चाहिए। जब तक एम्बिशन नहीं होगा तो आप मर जाइएगा। ग्रोथ नहीं होगा आपका, मरने का मतलब ग्रोथ अगर मेरा एम्बिशन है कि मैं कुछ जाले विधानसभा के लिए करूँ, राज्य के लिए करूँ, मिथिलांचल के लिए करूँ, तो कुछ एम्बिशन होगा अंदर में तब ना, कि उस पद पे रहेंगे तभी कर पाएँगे। तो उस पद के लिए मेरा एम्बिशन है और उस पद तक पहुँचना है, तो मिशन होना चाहिए। मिशन के साथ आप लगे रहिए। आप अपना मछली का आँख जो है ना, उस पर नज़र रखिए और मिशन से उस पे चलता रहिए। चलते रहिए तब वहाँ पहुँचिए। कुछ सवाल हमारे आपसे हैं, जिसका सिर्फ़ सवाल बस एक वर्ड में देना है आपको, एक शब्द में।
भारत का सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री आपके लिए कौन, आप किसे मानते तो जवाहरलाल नेहरू। हैं? जवाहरलाल नेहरू। दो बोल सकते हैं। अच्छा, और अगर आप ऑप्शन दीजिएगा तो हम दो बोल सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू और 1991 में जो देश बदला उसके लिए नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने आज़ादी के बाद देश को बदला, भाई नरसिम्हा राव ने। सर हम लोग क्योंकि स्टूडेंट हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह सर के बारे में जब जितना हम लोग स्टडी करते हैं और जो उनके बारे में दुनिया जान रही है अभी, जमीन आसमान का फर्क है। आप किस तरीके से उनको अपना प्रधानमंत्री मानते हम नरसिम्हा राव का नाम लिए थे अभी। थे? जी। नरसिम्हा राव, जब मैं बोल रहा था कि नरसिम्हा राव ने 1991 के बाद देश को बदला, उसमें मनमोहन सिंह साथ थे। वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। और जो आर्थिक बदलाव इस देश में हुआ, जो आज आप इतनी सारी कंपनीज देखती हैं और हमारे प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री बोलते हैं हम इकोनॉमी हमारा यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है, जा रहा है और वहाँ पहुँचेगा, उसका मूल कारण नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह है। 2004 के बाद जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, न्यूक्लियर डील हम्म। सरकार को दांव पे लगा दिया, लेकिन यूएस के साथ आपको न्यूक्लियर डील के लिए मनमोहन सिंह आगे आए, बोले कि सरकार जाए तो जाए, हम ये डील करेंगे, क्योंकि देश के लिए जरूरी था। आर्थिक बोझ देश का कम हो, क्योंकि हम लोग पर सैंक्शन लगा हुआ था, सैंक्शन खत्म हो, उसके लिए मनमोहन सिंह जी ने काम किया। लोग इसको याद ही नहीं करते। बिहार के बेहतरीन मुख्यमंत्री में से आप किसे चुनेंगे? लालू जी को एंड कर्पूरी ठाकुर को। लालू प्रसाद यादव जी को क्यों? लालू जी को इसलिए क्योंकि लालू जी जो समाज के में जो अंतिम पदान पे लोग थे, उन लोगों को आवाज दी। लालू यादव ने, जो आज के दिन में ब्लॉक पर आप जाइए, आप देखिएगा, काम होना ना होना अलग चीज़ है, लेकिन ब्लॉक पर लोग बोल पाते हैं। कौन लोग बोल रहा है आपको दिखेगा। समाज के अंतिम पदान पे जो लोग थे, वो लोग आज ब्लॉक पर जा पा रहे हैं। समाज के जो अंतिम पदान पर लोग थे, आज वो एमएलए हो रहे हैं, एमपी हो रहे हैं, मंत्री हो रहे हैं। इसलिए उनका योगदान सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, लालू जी का। और जो है आपको कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं, लोग भूल जाते हैं। उनका आरक्षण को याद करिएगा। हमारे नेता तेजस्वी यादव आज ए टू जेड की बात करते हैं। कर्पूरी जी 1977 में जब मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर अगड़ी जाति से लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के साथ, मतलब समाज के सभी वर्गों को साथ में ले चलने की उनकी भी इच्छा थी, और वो भी समाज के अंतिम वर्ग के लिए बात किया करता था। देश की सबसे बेहतरीन महिला मुख्यमंत्री किसे मानते एक बोले या दो बोले? हैं? दोनों बोल दीजिए। दोनों बोले। अरे अबड़ी देवी तो बोलेंगे ही। हम्म। उसके बाद शीला दीक्षित। शीला दीक्षित जो है, आज यो दिल्ली की बात होती है और विकास की बात होती है, आप किसी भी दिल्ली वासी से जाकर वहाँ पूछ लीजिए, जो उस वक्त का दिल्ली था, सब यही कहेगा कि दिल्ली का विकास जो हुआ था, शीला दीक्षित ने किया। देश का भविष्य का नेता आप किसे मान रहे हैं? देश देख का रहे हैं देश का भविष्य में, लग रहा है कि ये बेहतरीन नेता साबित होगा देश के लिए। हमको आपके जो नेता में हमको जो पसंद है, जी जी, दो तीन लोग पसंद है। बताइए नाम। एक तो हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव में एक चीज है, एनर्जी है, और आपके प्रति ऑनेस्ट, काम के प्रति ऑनेस्ट है। ये उनमें मुझे सबसे अच्छा लगता है। जो चीज़ होता है सामने बोलते हैं, और राज्य के लिए के हित में जो हो सकेगा उसके लिए वो चीज़ वो करने को तैयार है। सचिन पायलट मुझे पसंद है। सचिन पायलट जिस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, और जो उनका भाषण होता, वो मुझे पसंद है। सचिन पायलट मुझे पसंद है। प्रियंका गांधी मुझे पसंद है। प्रियंका गांधी जिस तरह से समझाती हैं और चीज़ों को रखती हैं, ये तीन लोग मुझे। सत्ताधीश पार्टी के किसी ने में आपको नहीं दिखता है इस तरीके का? सत्ताधीश में युवा तो कोई रहा नहीं। अच्छा। युवा नेता तो कुछ दिखने कोई दिख नहीं रहा है। सारे तो 70 प्लस ही हैं।
हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और भी हैं। सिंधिया नहीं, जो व्यक्ति जिनका आइडियोलॉजी पल भर में सत्ता के लिए पलट जाए, वो किसी का आइडियल नहीं हो सकता है। सिंधिया, मैं अगर उस सिंधिया का 2 भाषण आप वहाँ देखिएगा लोकसभा में, एक जो वो थे कांग्रेस में और एक जो अब बोलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो जिसका आइडियोलॉजी, आप पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी बदल जाए, वो किसी का आइडियल हो ही नहीं सकता। सामाजिक समानता के लिए भारत में सबसे बेहतरीन नेता आप किसको मानते हैं, जिन्होंने सामाजिक समानता पे बहुत बेहतरीन काम किया? किस रूप में सामाजिक समानता? कास्ट ग्रिड के ऊपर लोगों को यूनाइट महात्मा कराए, गांधी। महात्मा गांधी से बड़ा नेता कौन होगा? और अभी के दौर में, मौजूदा दौर में। महात्मा गांधी से लेकर बीच में भाई अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया, संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है समानता, उसी पर देश चल रहा है। लालू यादव को मैंने नाम लिया अभी, आप लालू जी जो काम की समानता के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए, तो लालू यादव। नीतीश कुमार जी को एज अ मुख्यमंत्री आप किस तरीके से देखते हैं? नीतीश जी एज अ मुख्यमंत्री, शेल्फ पीरियड उनका है। 2000 अगर आप देखेंगे तो 2005 से 2010 काम दिखता था। मुख्यमंत्री मैं उनको उसी 5 साल के लिए देखता हूँ। 2010 के बाद आज 2025 से 15 साल शुद्ध रूप से उन्होंने राजनीति करी। मुख्यमंत्री के रूप में कम, राजनीति के वर्कर के रूप में ज़्यादा। एज अ सीएम 2005 और 2010 का पीरियड, जो 5 साल का पीरियड था, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वार्ता के आखिरी दौर में एक आखिरी सवाल से उसके बाद अपनी बात खत्म करेंगे हम लोग। ऋषि सर जनता के बीच जाएंगे, अपने आप को किस तरह का नेता बनाकर? विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, और विकास एक लंबा प्रोसेस है। वो प्रोसेस जारी रहेगा, हम रहेंगे, कोई और आएगा, वो प्रोसेस धीरे से स्पीड में वही फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक्टिव हैं और विकास चाहते हैं तो आप उसको कितनी जल्दी कर सकते हैं, वही एक फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जाले विधानसभा के जो लोग हैं, एक चीज़ के लिए मुझे याद रखें कि भाई जब तक था, जब तक रहा, जब भी उसको मौका मिला, ऑनेस्टली उसने क्षेत्र के बारे में सोचा, सामाजिक सौहार्द बना रहे, उसके लिए सोचा। अगर इसी 2 चीज़ के लिए लोग मुझे याद रखेंगे, मेरे लिए बहुत। ऋषि सर जाले के नौजवानों को, युवा को क्या संदेश देंगे, और उनके प्रति वो सोचे, ऐसा क्या कहेंगे कि वो मजबूर हो जाए कि हाँ, इनके बारे में सोचना चाहिए हमें? नहीं, किसी के बारे में मैं मजबूर करने के लिए मैं उनको फ़ोर्स नहीं करूँगा। किसी के बारे के में सोचने के लिए मजबूर भी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपके सवाल में कहा था, एम्बिशन और मिशन, मैं जाले विधानसभा के युवाओं से एक ही चीज़ अपील करूँगा कि उनके मन में, उनके ज़हन के अंदर एम्बिशन होना चाहिए, सही एम्बिशन होना चाहिए। आप किसी भी फ़ील्ड में हो, खेल, पढ़ाई, शिक्षा, नौकरी, बिज़नेस, राजनीति, जहाँ भी हो, एक एम्बिशन के साथ काम करिए कि मुझे इस साल में, 2 साल में, 3 साल में मुझे इस पद पे होना है, इस जगह पे होना है। उसके लिए आपके अंदर में मिशन होना चाहिए, आप उसके लिए काम करते रहिए, ऑनेस्टली काम करते रहिए। अगर आप ऑनेस्टली काम करते रहिएगा, और एक चीज़ और युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा, खासकर जो लोग राजनीति में एक्टिव हैं, रैशनल होना चाहिए, बिल्कुल। और फंडामेंटलिस्ट लोगों से दूर होना चाहिए। क्योंकि आज के दिन में देश के लिए, राज्य के लिए, बिहार के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है, वो फंडामेंटलिस्ट लोगों से है, और फंडामेंटलिस्ट लोग हर एक तरफ हैं। इनसे, ये जो अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, इनसे बच के रहें। विकास के लिए सोचें, अपने लिए सोचें, अपने समाज के लिए सोचें, अपने घर के लिए सोचिएगा तो आप अच्छा सोचिएगा। हम हर एक युवाओं से यही कहेंगे कि आप अपने घर के विकास के लिए सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे लिए वक़्त निकालें। थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए मेहमान के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी।